नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक अनिवार्य है, लेकिन रिट है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सब के लिए ये पुस्तक रामबाण रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अब देखिए, स्वर्णिम भारत है यानी कि ये गोल्डन पीरियड की बात कर रहा है, ये हमारे उस गौरवशाली संस्कृति की बात कर रहा है। और 1206 तक, ठीक है, 1206 तक यानी कि उसके बाद में हम जो सल्तनत कालीन इतिहास है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद में सल्तनत कालीन के बाद में 1526 से मुगल कालीन स्टार्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। अब देखिए इतिहास, अगर हम इतिहास शब्द की बात करें तो इतिहास शब्द जो है इति ह और आस से मिलकर के बना है, यानी कि ऐसा विषय जो बीत चुका है उसके बारे में हमें जानकारी देता हो। अब जो बीत चुका है उसके बारे में जानकारी क्यों जरूरत है? ताकि अतीत की समृद्धशाली परंपराओं को हम आगे भी बरकरार रख सकें और जो गलतियां हो गई हैं उनको हम सुधार कर सकें। अब बात आती है संस्कृति की। अब देखिए, दो शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है संस्कृति और एक होता है सभ्यता। मैं सबसे पहले इन दोनों शब्दों को ही क्लियर करता हूं। देखिए, संस्कृति क्या है? अगर मैं बात करूं संस्कृति, तो ये मनुष्य की वो विशेषताएं हैं जिनका उपयोग हम वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन से होता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, संस्कृति जो है वो जीवन का महत्वपूर्ण एवं सार्थक रूप जो है उसके हम हमारी आत्म चेतना से कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस से कर सकते हैं। संस्कृति का संबंध हमारी बुद्धि से अधिक है, हमारे स्वभाव से अधिक है, हमारी आदतों से अधिक है। यानी कि जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, अतीत से हमने उसको अपनाया है, वही सब हमारी संस्कृति है। और अब बात करते हैं सभ्यता की। अब देखिए, जो सभ्यता है ना, वो एक समाज की विकसित और शिष्ट अवस्था होती है, उसे हम सभ्यता कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग हैं, समझने का हमें यही प्रयास करना है। इसके माइनर जो डिफरेंस है उसी को पकड़ना है। सभ्यता जो है वो हमारे भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति हमारे जो मानसिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है। 1000 साल से हम क्या, हमारी मेंटेलिटी बनी है, हमारी क्या सोच बनी है, या अतीत से हम कैसा सोच रहे हैं, वो तो है सारा का सारा हमारा मानसिक क्षेत्र। ठीक है, वो है हमारा कल्चरल एस्पेक्ट। और वहीं जो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, हम शिष्टता के साथ जी रहे हैं, वह जो है वो है हमारा सभ्यता का क्षेत्र। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों हमारे अभिन्न हिस्से हैं। तो संस्कृति जो है, भारत की जो संस्कृति है अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। अब देखिए, उत्खनन जो है, एक्सकेवेशन किया जाता है, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको निकाला जाता है कि उस समय किस तरीके की व्यवस्थाएं थी। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। अब देखिए, यहां पर जो ब्रह्म देश है, ब्रह्म देश आज के जो म्यांमार को हम कहते हैं, और जो श्याम देश जो है वो है थाईलैंड। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। बाकी तो सारे जो भी कंट्रीज हैं आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को अगर एकदम पहले से ले जाएं तो देखिए, हम कह सकते हैं 5000 साल पहले की सभ्यता है।
ठीक है, यानी कि 3500 ईसा पूर्व की सभ्यता है और 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब इसमें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय रेखा मानते हैं, लेकिन जो एक सभी का जो एक कॉमन जो है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के जो 1700 ईसा पूर्व तक का समय है। अब अगर हम बात करें वैदिक कालीन सभ्यता की, अब देखिए यहां भी मैं आपको बता देता हूं, वैदिक कालीन जो सभ्यता है वो करीब करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक कालीन सभ्यता का माना जाता है। वैदिक कालीन यानी कि जिस समय वेदों का निर्माण हुआ होगा, ऋग्वेद है, ठीक है, 4 वेदों का वर्णन हम करते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। क्लियर। अब उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। अब देखिए मैं कह रहा हूं इसकी हर लाइन में राज छिपा हुआ है, हर लाइन में इतिहास है और हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले वीडियोस को भी पूरा देखिए। उत्तर वैदिक कालीन, अब उत्तर वैदिक कालीन के अगर हम समय को देखें तो देखिए 1000 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम जो है उत्तर वैदिक कालीन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक का जो समय, 1750 सिंधु घाटी सभ्यता का समय हम मानते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का वैदिक कालीन वैदिक सभ्यता का समय मानते हैं। और वहीं उत्तर वैदिक कालीन जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय हम मानते हैं। अब बात आती है जनपद। अब देखिए ये जनपद क्या है। देखिए जब पहले जो इंसान रहता था, मनुष्य जो रहता था, वो छोटे छोटे समूहों में रहता था। वो समूह हम मान सकते हैं कि परिवार ही होंगे, ठीक है। तो उसने समूह में रहना सीखा, धीरे धीरे ये समूह बड़े हुए होंगे, ठीक है। मान लो कि ये समूह की संख्या 100 से लेकर के 1000 तक पहुंची होगी, जिसमें हो सकता है कई परिवार के लोग रहने लग गए होंगे, जिसको हम कबीला कह सकते हैं। कबीलाई सभ्यता बनी होगी। कबीले जब हो गए तो कबीले के बाद में क्या हुआ होगा, और जब जनसंख्या बड़ी होगी तो वो जन यानी कि लोगों का समूह, ठीक है, जनपद, जहां पर बहुत सारे जन रहते हों, लोग रहते हों। और उसके बाद में इन जनपदों से ही हम जो है महाजनपद का निर्माण देखते हैं। महा यानी कि बहुत बड़ा, लार्ज स्केल पर जब वो हो गया, जनपद बड़ा हो गया तो वो महाजनपद बन गया है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। अब देखिए लोहे के उपयोग से क्या बेनिफिट हुआ होगा उस समय के लोगों को। अब देखिए उस समय के जो भी लोग थे, अगर उन्होंने लोहे का उपयोग किया तो देखिए उससे जो भी युद्ध के उपकरण बने वो मजबूत बने होंगे, है ना, और युद्ध में काम आए होंगे, युद्ध को जीतने में काम में आए होंगे। और मगध तो वैसे ही शक्तिशाली जो बन गया था, तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का जो इलाका है ये मगध कहलाने लग गया। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। वही बात है, पहले समूह में रहते थे, फिर कबीले बने, कबीले इधर उधर घूमते रहते थे, यानी जनजातीय व्यवस्था थी। जनजातीय व्यवस्था जब स्थिर होकर के रहने लग गई तो जनपद बने, और यही जनपद जब बड़े हो गए, आकार उनका बड़ा हो गया तो महाजनपद कहलाने लग गया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। अभी तक अपन ने क्या देखा, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का समय 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का देखा था। तो अब 600 ईसा पूर्व तक आते आते क्या हो गया, महाजनपद निर्माण हो गया, महाजनपदों का निर्माण हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। अब देखिए महाजनपद काल का समय हम कहेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो समय था, ठीक है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध, जिसमें बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसमें अगर हम देखें 16 महाजनपद, तो देखिए काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी, जिसको आज हम बनारस बोलते हैं ना, वही। नेक्स्ट है कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब देखिए इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का ही नाम था। नेक्स्ट है अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज। वज्जी, वज्जी की विदेह और मिथिला। मल्ल, कुशावती या कुशीनारा। चेदी, शक्तिमती या सोथिवती। वत्स, इसकी थी कौशांबी। कौशल, अयोध्या। अब ये देखिए अयोध्या बुद्ध काल में इसके दो भाग थे, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। फिर है पांचाल, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यानी जिसे बैराठ भी कहा जाता था, और बैराठ जो है जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र हम मान सकते हैं। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, और इस मथुरा को है मैथोरा के नाम से और शूरसेनाई के नाम से भी जाना जाता था। अशक, ठीक है, ये अश्मक भी इसको बोला जाता है, तो पोतन या पाटेली। और अवंती, अवंती जो है उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अब देखिए महिष्मती, आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, ठीक है, अब आप महिष्मती आप आइडिया लगा सकते हैं। हो सकता है उसका जो महिष्मती था कुछ अलग था, क्या था, तो वो तो एक काल्पनिक कहानी पर बनाई गई थी। गांधार, और गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और कंबोज, जिसकी राजपुर और हाटक। अब देखिए ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें एक तो व्यवस्था थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी, पर दो ऐसे भी थे जहां पर गणतंत्र की व्यवस्था भी थी। गणतंत्र यानी कि जहां पर जो व्यवस्था है वो लोगों के समूह के द्वारा या गणों के द्वारा चलाई जाती थी। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे कि ये जो भी 16 महाजनपद थे, इसमें 4 महाजनपद काफी शक्तिशाली थे। एक हम कह सकते हैं कि मगध, ठीक है, फिर है कौशल, वत्स और अवंती। ये 4 जो है महाजनपद काफी शक्तिशाली। और उसके बाद में अगर अपन देखें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, ठीक है, तो अपन जो कहते हैं ना ये गणतंत्र, तो ये दो मुख्य थे। तो एक तो वज्जी गणतंत्र था और एक मल्ल था, ठीक है, और ये कुल इनमें फिर 8 जो संघ थे वो वज्जी संघ के थे और 2 मल्ल के थे। तो यहां पर कुछ का वर्णन दिया जा रहा है, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य थे, सुसुमारगिरी के भग्ग थे, ठीक है, अल्लकप के बुली थे, केशपुत के कलाम थे, रामग्राम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। तो ये 2 मल्ल थे, ठीक है। पीपलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो 16 महाजनपद थे। अब देखिए इसमें राजस्थान के भी कुछ प्रमुख जनपद थे। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लग गई। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो अब यहाँ के अगर हम प्रमुख जनपद की बात करें तो एक जांगल जनपद है, ठीक है, मत्स्य है, शूरसेन है और शिवी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जांगल की। अब देखिए जो जांगल है ना, वो वर्तमान में बीकानेर और जो जोधपुर जिले हैं, और महाभारत कालीन में इसी क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। इसका नाम जो है कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। अब देखिए मध्य देश के पास होने के कारण माद्रे जांगला और कुरु, यानी कि अब देखिए कुरु कौन सा इलाका था,
इंद्रप्रस्थ जिसकी थी, तो जो दिल्ली की तरफ था यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वो कुरु जांगला कहलाता था, और माद्रे जांगला जो उसका जो सदर्न पार्ट था वो माद्रे जांगला कहलाता था। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। तो जो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट था वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। अगर आप कभी बीकानेर घूम कर के आओ या बीकानेर के रेजिडेंशियल्स हो तो आप देखिए वहां पर जूनागढ़ में आपको इस तरीके का जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ जो उपाधि थी उनकी वो मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य की। अब देखिए मत्स्य जनपद जो था, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के जो पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। अब देखिए, अब अपन कह सकते हैं कि जो अलवर और भरतपुर था ना, अब अलवर और भरतपुर का भूभाग ही इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे बैराट कहते हैं। ठीक है, बैराट के नाम से जाना जाता है। बैराट जो जयपुर का ही प्राचीन नाम है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। अब देखिए चेदी और मत्स्य दोनों राज्य कहाँ हैं? अब ये हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के आसपास का इलाका हो गया। अब बुंदेलखंड कहाँ पर है? तो ये मध्य भारत का हिस्सा है। ठीक है, बुंदेलखंड जो है यूपी एमपी का हिस्सा है, और यूपी एमपी का जो हिस्सा अब देखिए अलवर भरतपुर के आसपास जो है कनेक्टेड है। क्लियर? तो आप मैप देखोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। मैप को लेकर के आप बैठ जाओ, इस एरिया को देखो, और इसके साथ साथ थोड़े समय बाद में एक यहाँ पर आपको इस चैनल के ऊपर एक सीरीज मिलेगी ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड, उसमें इसको मैप के द्वारा भी समझाया हुआ होगा। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो अब जो यहाँ पर जो चेदी की बात कर रही हैं, यही जो चेदी है ये बुंदेलखंडी जो एरिया कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु वंश यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण यानी अपन यहाँ पर जो अपन भगवान कृष्ण की जो बात करते हैं वही वाला क्षेत्र। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। तो दासराज्य युद्ध की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिन्हें शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गुहा लेख, ठीक है, गुहा लेख क्या है? अब सोचिए गुहा लेख क्या हो गए? ऐसे लेख जो गुफाओं में लिखे हुए हैं। तो मंदसौर, ठीक है, मंदसौर क्या है? मंदसौर एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में यह जगह है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयु विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उस पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। शलाकाएं यानी कि तीलियां। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। तो
अब यहाँ पर ये देखिए लाइन, संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। तो इन जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? संथागार। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। अगर गणराज्य का आकार बड़ा है तो वहां पर जो केंद्रीय संथागार के साथ साथ प्रांतीय संथागार भी हुआ करते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी हुई। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक शुरू होते हैं, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और मौर्य वंश जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।